हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि लास्ट क्लास के अंदर हमने एमसीक्यू सीरीज शुरू की थी। उससे पहले की जो क्लास थी हमारी लेक्चर वीडियोस की क्लास थी। तो अब आज मतलब इस वीक से हम लोग क्या कर रहे हैं, मेडिको नर्सिंग क्लासेज चैनल के यूट्यूब चैनल के ऊपर एक दिन आपको लेक्चर क्लासेज, थ्योरी क्लासेज देखने को मिलेंगी। साथ के साथ नेक्स्ट डे आपको एमसीक्यू सीरीज जो कि नोटसेट, यूपीपीएससी, निमांस, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो सीरीज है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है, जो कि प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर आए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए बहुत ही आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है मेडिकल नर्सिंग क्लासेस के द्वारा। तो आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे वाइटल साइन। तो वाइटल साइन के बारे में हम लास्ट क्लास की जो हमारी लास्ट की जो थ्योरी क्लास थी उसके बारे में उसी में हम स्टडी कर रहे थे। उसके अंदर हम स्टडी कर रहे थे। तो वाइटल साइन में हमने देख लिया था कि कौन कौन से वाइटल साइंस होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं वाइटल साइन है। तो वाइटल साइन की बात करें तो टेम्परेचर पल्स है, रेस्पिरेशन है, ब्लड प्रेशर है, पेन है, ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये 6 वाइटल साइन थे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था कि एडवांटेज क्या है, कि वाइटल साइन है वो क्यों चेक किए जाते हैं, कहाँ से चेक किए जाते हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इनको चेक करके हम क्या आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने देखा कि वाइटल साइन है वो कहाँ कहाँ से कौन कौन से टाइम पे हमें इसको चेक करना है, जैसे कि ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन, या रूटीनली हमें कोई भी एनी इन्वेसिव प्रोसीजर के लिए पेशेंट अगर जा रहा है उस टाइम करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, ठीक है। और साथ के साथ हम करेंगे जब भी कोई मेडिकेशन है वो एडमिशन करेंगे तो हमें वाइटल साइन चेक करने होते हैं। और रूटीनली हम जैसे हर शिफ्ट के अंदर, वार्ड के अंदर जब ड्यूटी करते हैं तो मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट 3 शिफ्ट चलती हैं, और तीनों शिफ्ट के अंदर, हर शिफ्ट के अंदर हमें क्या करने होते हैं, वाइटल साइन मेजर करने होते हैं, चाहे आपका पेशेंट स्टेबल है चाहे वो अनस्टेबल है, ठीक है। साथ के साथ नेक्स्ट हमने देखा था टेम्परेचर के बारे में। हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर है वो कितना होता है, 97 से लेकर के 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। 36 में सेल्सियस की बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37.2 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो अब नेक्स्ट हमने देखा कि फीवर होती है किसी पेशेंट को तो वो कैसा दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि टेम्परेचर मेजरमेंट की कौन कौन सी साइट्स हैं जहाँ से हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो माउथ है, रेक्टल है, ईयर में हम टेम्परिंग मेम्ब्रेन से करेंगे, ठीक है। अक्रॉस द फोरहेड में हम करेंगे, टेम्पोरल आर्टरी से करते हैं, ठीक है। और रेक्टल टेम्परेचर और ओरल टेम्परेचर के बीच में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होता है। तो वो रेक्टल टेम्परेचर ओरल टेम्परेचर से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा होता है। साथ के साथ एक्सिलरी टेम्परेचर और टिम्पेनिक टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ओरल टेम्परेचर से कम होता है, ठीक है। ज़्यादा कौन सा है, रेक्टल, कितना ज़्यादा है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, और कम कौन सा है, एक्सिलरी और टिम्पेनिक, कितना कम है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। 1 डिग्री फ़ारेनहाइट वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ये सब हमने क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हमने देखा था कि टेम्परेचर के कन्वर्जन फार्मूलाज है, कि टेम्परेचर कन्वर्जन फार्मूलाज कौन कौन से होते हैं, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का फार्मूला क्या होता है और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का फार्मूला क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको बहुत मतलब आप एक अपने याद रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, डायरेक्ट फार्मूला दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलने का फार्मूला कौन सा होता है। तो ये बहुत ही ईजी है लेकिन याद रखने में थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाएगा। साथ के साथ आपका फिर वो जो, अगर इस पॉइंट पे कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपको टेम्परेचर कन्वर्जन फार्मूला पे कोई भी क्वेश्चन मिलता है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में, तो उस सिचुएशन के अंदर आप उसको राइट क्लिक करके वो नंबर गेन कर सकते हो। वाइटल साइन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आप बहुत ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हो, लेकिन अगर आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा तो सबसे ज़्यादा नंबर भी यहीं से आप गवाते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि टाइम ऑफ द डे है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर है, ठीक है, एज है, फिजिकल एक्सरसाइज है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, प्रेगनेंसी है, इलनेस या कोई भी डिजीज कंडीशन है, स्ट्रेस हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। नेक्स्ट हमने देखा था मेथड ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, की किस तरीके से टेम्परेचर है वो मेजर किया जाता है। तो ओरल टेम्परेचर मेजर कर रहे थे तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे थर्मामीटर को क्लीन करना है, कहाँ पे इसको प्लेस करना है, कितनी देर तक के लिए इसको प्लेस करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ओरल टेम्परेचर आप चेक करने जा रहे हो उस समय आपको पेशेंट से पूछना है कि आपने अभी 15 मिनट पहले, 15 से 30 मिनट पहले ऐसा कुछ, मतलब 5 से 10 मिनट पहले आपने ऐसा कुछ खाया तो नहीं है, गर्म, ज़्यादा ठंडा, ठीक है, या फिर स्मोकिंग तो आपने नहीं की। क्योंकि अगर आपके पेशेंट ने अगर कुछ गर्म या ठंडा खाया है, पिया है, तो और स्मोकिंग की है, तो सिचुएशन के अंदर क्या हो सकता है, ऑरल टेम्परेचर है वो आपको ज़्यादा फॉल्सली हाई, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई मिल सकता है। अगर आइसक्रीम खाई है या कुछ ठंडा खाया है तो बहुत ज़्यादा कम मिलेगा। तो वो एक टेम्परेचर है, उसमें क्या हो जाएंगे, टेम्परेचर की रीडिंग है वो सही नहीं आएगी, वो एक फॉल्स रीडिंग आपको देखने को मिलेंगी। तो ऐसी कंडीशन अगर होती है, पेशेंट ने अगर कुछ खाया, गर्म या ठंडा खाया पिया होता है, या फिर
स्मोकिंग की होती है तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है, 15 से 30 मिनट तक का ब्रेक लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे। नेक्स्ट, आज की क्लास में हम पढ़ते हैं रेक्टल टेम्परेचर के बारे में, कि रेक्टल टेम्परेचर क्या होता है, कब लिया जाता है, कैसे लिया जाता है। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट्स आप रेक्टल टेम्परेचर की स्टूडेंट्स अगर आप बात करोगे, तो रेक्टल टेम्परेचर की स्टूडेंट अगर हम बात करें तो ये पेशेंट है, प्लेस द पेशेंट। ठीक है, जब भी हम रेक्टल टेम्परेचर चेक करने जा रहे हैं तो रेक्टल टेम्परेचर वो क्या होता है, कोर बॉडी टेम्परेचर होता है। कोर बॉडी टेम्परेचर, कोर बॉडी टेम्परेचर होता है। कोर बॉडी टेम्परेचर का मतलब होता है मोस्ट एक्यूरेट होता है, मतलब ये डीप बॉडी के डीप टिश्यूज से लिया जाता है। ठीक है, और इसीलिए क्या होता है, मोस्ट एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट होता है ये। ठीक है, और क्यों होता है, टेकिंग फ्रॉम टेकन फ्रॉम द डीप बॉडी टिश्यू, ये डीप बॉडी टिश्यू से लिया जाता है, इसलिए ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होता है। मोस्ट रिलायबल भी इसी को बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि मोस्ट रिलायबल टेम्परेचर कौन सा है, तो स्टूडेंट्स आपको बताना है रेक्टल टेम्परेचर एक मोस्ट रिलायबल है। और रेक्टल टेम्परेचर नॉर्मली कितना होता है, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ओरल टेम्परेचर से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज़्यादा, अभी हमने बात की थी। ठीक है, मोस्ट रिलायबल, मोस्ट रिलायबल टेम्परेचर, मोस्ट रिलायबल टेम्परेचर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब भी आप रेक्टल टेम्परेचर चेक करने जा रहे हो तो किस पोजीशन के अंदर करना है, लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन के अंदर करना है। ठीक है, लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन के अंदर हमें रेक्टल टेम्परेचर चेक करना है। क्यों, क्योंकि सिग्मोइड कोलन उधर से जाता है, तो हम जब इतना इंसर्ट करना चाहते हैं, अभी बताऊंगा मैं कि कितना एडल्ट में कितना इंसर्ट किया जाता है थर्मामीटर के बल्ब को, और इन्फेंट्स के अंदर कितना किया जाता है। तो जब भी हम थर्मामीटर को इंसर्ट करेंगे तो ईजिली इंसर्ट हो सकता है लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन के अंदर, बाकी ऐसी कोई इसकी टर्म एंड कंडीशंस नहीं है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन के अंदर हमें क्या करना है, टेम्परेचर मेजरमेंट करना है। ये लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन कब देते हैं, लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन ड्यूरिंग एनीमा भी दी जाती है। जब भी आप एनीमा दे रहे हो किसी पेशेंट को, उस समय भी आपको लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन यूज़ करनी है, क्योंकि सिग्मोइड कोलन है वो, उसकी शेप ऐसी होती है। 1 सेकेंड, जो सिग्मोइड कोलन होता है, ठीक है, ये हो गया आपका ट्रांसवर्स कोलन। ऐसे करते हुए कुछ सिग्मोइड कोलन आपको मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपके आ जाती है रेक्टम, और यहाँ पे आ जाता है आपका एनस। ठीक है, और ये जो है वो कहलाता है आपका एस शेप सा जो दिख रहा है वो कहलाता है आपका सिग्मोइड, सिग्मोइड कोलन कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, एनिमा में दी जाती है। साथ के साथ लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन किस में देनी है हमें, प्रेगनेंसी, मतलब ग्रेविड यूट्रस, ग्रेविड यूट्रस और इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्यों देनी है स्टूडेंट्स, प्रेगनेंसी में इसलिए देनी है क्योंकि लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन अगर आप पेशेंट को, एक प्रेग्नेंट मदर को आप जब देते हो लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन, तो वो यूट्रस, जो ग्रेविड यूट्रस है, जिस यूट्रस के अंदर बच्चा है, वो यूट्रस क्या करेगा, इन्फीरियर वेना केवा और एब्डोमिनल एरोटा के ऊपर प्रेशर नहीं डालेगा। अगर आप जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो अगर सुपाइन पोजीशन में रहेगी, तो जो ग्रेविड यूट्रस होगा वो क्या करेगा, तो इन्फीरियर वेना केवा और जो एब्डोमिनल एरोटा है उसके ऊपर क्या करेगा, प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से उसको हाइपोटेंशन फील होगा। ठीक है, क्या करेगा, हाइपोटेंशन होगा। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन होगा पेशेंट को। तो उस ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को, ठीक है, ग्रेविड यूट्रस की वजह से जो लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर जो ब्लड है वो प्रॉपरली अपर एक्सट्रीमिटीज में नहीं आ पाएगा, प्रॉपरली वो लीवर पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू हार्ट तक नहीं आ पाता है। तो इस सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन दी जाती है। ठीक है जी, तो ये है मोस्ट कॉमन आपके कि लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन कौन सी सिचुएशंस के अंदर दी जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब भी हमें रेक्टल टेम्परेचर चेक कब करना है, जब हमारे पेशेंट को, मान लीजिए हमारे पेशेंट है, मान लीजिए हमारे पेशेंट को नेजल कंजेशन है, नेजल कंजेशन है, नेजल कंजेशन है, इसका मतलब है, नेजल कंजेशन का मतलब उसकी नाक है, जो नाक है वो बंद हो रखे हैं। ठीक है, तो अब वो नाक अगर बंद हो रखे, जैसा कि एक सिचुएशन मान के चलो, आपको अगर जुकाम लगा हुआ है और कोई आपको कहे कि नाक से सांस लेना है, तो नहीं ले पाओगे ना।
ठीक है, नहीं ले पाएंगे क्योंकि जो नेजल म्यूकोजा है उसके अंदर क्या हो रखी है, स्वेलिंग हो रखी है, उसकी वजह से जो एयर एंट्री है वो वहाँ पर बहुत ही लिमिटेड हो रखी है, वो वहाँ पर क्या हो रखी है, बहुत ही लिमिटेड हो रखी है। तो इस सिचुएशन की वजह से, इस कंडीशन की वजह से हम क्या नहीं कर पाते, नेजल ब्रीथ नहीं कर पाते, नाक से सांस नहीं ले पाएंगे। तो उस सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं, मुंह से सांस लेते हैं। ठीक है, अब अगर आप थर्मामीटर को मुंह में रख दोगे, ऑरल टेम्परेचर अगर आप चेक करोगे तो आप पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, नाक से सांस लेनी पड़ेगी। और अगर पेशेंट नाक से सांस नहीं ले पाएगा तो वो ऑरल टेम्परेचर वो मतलब आपको ठीक से नहीं रिकॉर्ड करने देगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जब मान लीजिए ऐसी सिचुएशन होती है कि पेशेंट को नेजल कंजेशन है, कोई ओरल केविटी की या कोई नेजल सर्जरी हुई हुई है, ठीक है, या तो आपका नेजल कंजेशन हो सकता है, नोज की सर्जरी है, ओरल केविटी की कोई सर्जरी हुई है, या कि आपके पेशेंट को नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब लगी हुई है। अब नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब है, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब लगी हुई है तो भी आप ओरल टेम्परेचर चेक नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस जो एयर एंट्री है वो वहाँ से भी लिमिटेड होगी, क्योंकि एक नॉस्ट्रिल के थ्रू तो आपने क्या कर रखा है, एनजी ट्यूब डाल रखी है, और दूसरे के थ्रू है वो इजीली इतनी एयर लिमिटेड एयर एंट्री होती है, तो सिचुएशन के अंदर पेशेंट आपको नहीं करने देगा। साथ के साथ जब किसी पेशेंट को रिस्क हो सीजर का कि भाई इस पेशेंट को सीजर आ सकते हैं, तो उस पेशेंट के अंदर हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अगर मान लीजिए आप सीजर वाले पेशेंट, जिस पेशेंट को सीजर आते हैं, उस पेशेंट के अंदर आप क्या कर रहे हो, अगर चेक कर रहे हो तो सिचुएशन के अंदर क्या हो सकता है, इट में ब्रेक, इट में ब्रेक द थर्मोमीटर, ये क्या कर सकता है, थर्मामीटर को ब्रेक कर सकता है। और आप सब जानते हो कि थर्मामीटर के अंदर मरकरी यूज की जाती है, मरकरी है वो यूज की जाती है थर्मामीटर के अंदर, ठीक है, यूज्ड इन थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के अंदर मरकरी यूज की जाती है, और ये मरकरी क्या होती है स्टूडेंट्स, ये मरकरी क्या होती है, हीट सेंसिटिव होती है। ये मरकरी क्या होती है, हीट सेंसिटिव। ये मरकरी क्या होती है, हीट सेंसिटिव होती है। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि थर्मामीटर के अंदर मरकरी क्यों यूज की जाती है, वो इसलिए यूज की जाती है कि मरकरी क्या होती है, हीट सेंसिटिव होती है। तो एक एमसीक्यू हमारा यहाँ से निकल गया है, ठीक है। दूसरा, अब मरकरी है वो क्या होती है, पॉइजनस होती है, पॉइजनस है। तो अगर थर्मामीटर पेशेंट के मुंह में टूट जाता है और मरकरी एब्जॉर्ब होती है, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या कर, उस सिचुएशन के अंदर क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है, कॉज डेथ ऑफ पेशेंट, कॉज डेथ ऑफ पेशेंट, ठीक है, वो क्या कर सकती है, पेशेंट की जो डेथ है वो कॉज कर सकती है। तो ठीक है, तो ये है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि मान लीजिए एक्सीडेंटली आपसे थर्मामीटर टूट चुका है, एक्सीडेंटली ब्रेकेज ऑफ, एक्सीडेंटली ब्रेकेज ऑफ थर्मोमीटर, एक्सीडेंटली ब्रेकेज ऑफ थर्मोमीटर हो गया, ठीक है, मरकरी, मरकरी है वो आउट, बाहर आ चुकी है। अब मरकरी अगर बाहर आ चुकी है तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, रीस, ठीक है, कलेक्ट द मरकरी, ठीक है, और मरकरी कलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, इसको रीयूज भी कर सकते हैं, ठीक है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होगी। हमें मरकरी कलेक्ट करना है और रीयूज कर लेना। रीयूज करने का मतलब है कि इसको जिस प्रकार से डिस्पोज कर दिया जाता है उसी प्रकार से हमें डिस्पोज करके इसको रीयूज के लिए भेज देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है कि जब भी आप रेक्टल थर्मामीटर है उसको इंसर्ट कर रहे हो, तो ये है अभी आपने देखे कि इंडिकेशन तो नेजल कंजेशन में हो सकता है, नोज की सर्जरी अगर किसी पेशेंट में हो तो उसमें हम कर सकते हैं, साथ के साथ ओरल केविटी की अगर कोई सर्जरी हुई उसमें हमें ओरल टेम्परेचर चेक नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, अगर पेशेंट को एनजी ट्यूब लगी हुई है तो उस सिचुएशन के अंदर भी हम नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से हम क्यों नहीं कर पाते, रीज़न क्या है इसका, ठीक है, वो मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब भी आप रेक्टल थर्मामीटर इंसर्ट कर रहे हो किसी पेशेंट को टेम्परेचर चेक करने के लिए, रेक्टल थर्मामीटर आप इंसर्ट कर रहे हो तो उसको हमें सबसे पहले क्या करना है, लुब्रिकेट करना है, ठीक है। लुब्रिकेट करने के लिए हम ज़ाइलोकेन जेली 2% वो आती है हमारे पास, ये लोकल एनेस्थेटिक है, जाइलोकेन जेली लोकल एनेस्थेटिक है, ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, कैथेटर वगैरह एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि कितना इंसर्शन करना है, कितना इंसर्शन हमें
करना है, कि कितना इंसर्ट करना है। जब भी आप रेक्टल टेम्परेचर चेक करने जा रहे हो तो रेक्टल थर्मामीटर को हमें क्या करना होगा, कितना हमें एडल्ट में और कितना हमें इन्फेंट में इंसर्ट करना है। तो एडल्ट की अगर आप बात करो तो 1.5 इंच आप क्या करोगे, इंसर्ट करोगे। 1.5 इंच को अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 3.8 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो जब भी हम किसी एडल्ट के लिए रेक्टल टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो उस समय हमें क्या करना है, 1.5 इंच हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। और वहीं हम क्या कर रहे हैं, अगर किसी इन्फेंट को अगर चेक कर रहे हैं रेक्टल टेम्परेचर, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है, 0.5 इंच और 1.25 सेंटीमीटर ही हमें इंसर्ट करना है। स्टूडेंट्स, ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यू उठाए जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एमसीक्यू उठाया जा सकता है कि एक नर्स है, वो एक मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग वार्ड के अंदर क्या कर रही है, ड्यूटी कर रही है, और ड्यूटी करते समय उसको बोला गया है कि रेक्टल टेम्परेचर चेक करो। तो उसका जो पेशेंट है वो एडल्ट है, तो उसे कितना इंसर्ट करना है, थर्मामीटर को कितना इंसर्ट करना है, तो 1.5 इंच हमें क्या करना होगा, इंसर्ट करना होगा। या फिर ये आ सकता है कि एक नर्सिंग ऑफिसर है जो कि क्या कर रहा है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, निक्कू। ठीक है, निक्कू के अंदर या नियोनेटल इंटेंसिव केयर, NICU, NICU में ड्यूटी कर रहा है, तो वो उसे बोला गया है कि आपको पेशेंट का रेक्टल टेम्परेचर, या एक इन्फेंट है उसका रेक्टल टेम्परेचर चेक करना है, तो थर्मामीटर को कितना इंसर्ट करेगा। तो उस सिचुएशन के अंदर 0.5 इंच हमें क्या करना है, इन्फेंट्स के अंदर इंसर्ट करना है। और इसको अगर आप 0.5 इंच को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे स्टूडेंट, तो 1.25 सेंटीमीटर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितना इंसर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ठीक है, रेक्टल टेम्परेचर है वो कोर टेम्परेचर है, रिलायबल टेम्परेचर है, सब ठीक है, लेकिन इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन में कि किस किस केस के अंदर नहीं करना है। तो फर्स्ट वन बात करते हैं हम कार्डियक डिसऑर्डर्स की। ठीक है, कि कार्डियक डिसऑर्डर के दौरान हमें कभी भी रेक्टल टेम्परेचर चेक नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि रेक्टल टेम्परेचर जब भी आप चेक करोगे तो हो सकता है उसकी वजह से वेगल स्टिमुलेशन होगा, और वेगल स्टिमुलेशन की वजह से क्या होगा, ठीक है, वेगल स्टिमुलेशन, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से वहाँ पर क्या होगा, हार्ट का वर्कलोड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, may cause sympathetic और वेगल स्टिमुलेशन। सिंपैथेटिक और वेगल स्टिमुलेशन ये क्या कर सकता है, सिंपैथेटिक और एक वेगल स्टिमुलेशन है वो कॉज कर सकता है, एंड इंक्रीज कार्डियक वर्कलोड। और ये क्या कर सकता है, कार्डियक वर्कलोड को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। तो इसीलिए हमें इन केस ऑफ कार्डियक डिसऑर्डर, इन केस ऑफ हार्ट डिजीज, हमें कभी भी पेशेंट के रेक्टल टेम्परेचर को हमें कभी भी रेक्टल टेम्परेचर चेक नहीं करना। इन केस ऑफ रेक्टल ब्लीडिंग के अंदर अगर आप चेक करोगे, रेक्टल ब्लीडिंग किस केस में हो सकती है, इन केस ऑफ हेमरॉइड्स, ठीक है, या कोई वहाँ पे फिशर बना हुआ हो, ठीक है, फिस्टुला बना हुआ हो, तो इस सिचुएशन के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पर रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेना है, क्योंकि रेक्टल यहाँ से क्या हो सकते हैं, ब्लीडिंग के चांसेस। जैसे ही आप थर्मामीटर को इंसर्ट करोगे, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो, तो हो सकता है कि हेमरॉइड्स हैं वो डैमेज हो जाए, फिशर है वहाँ से ब्लीड करना शुरू कर दे। ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर भी हमें कभी नहीं करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस कंडीशन में रेक्टल सर्जरी के अंदर भी कभी हमें नहीं इंसर्ट करना है। रेक्टल सर्जरी की बात करें तो हेमरॉइड के लिए हेमरॉइडेक्टोमी करते हैं, फिस्टुलेक्टोमी करते हैं। ठीक है, फिशर है उसको बाहर निकाला जाता है, उसको पैक किया जाता है। इस कंडीशन के अंदर कभी भी नहीं करना है। नेक्स्ट हमें देखना है रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। अगर किसी पेशेंट को रिस्क ऑफ ब्लीडिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए आपके पेशेंट है, उस पेशेंट को अगर क्या हो, वहाँ पर कोई भी क्लोटिंग डिसऑर्डर्स हो, उस सिचुएशन के अंदर हमें कभी भी रेक्टल टेम्परेचर चेक नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर अगर ब्लीडिंग किसी भी वजह से अगर इंजरी हुई है तो वहाँ पर क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है। और अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जैसा कि डेंगू वगैरह है, उस सिचुएशन के अंदर नहीं करना है, क्योंकि अगर वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो गई तो क्लोटिंग फैक्टर्स है वो कम है, प्लेटलेट्स है वो कम है, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हो सकता है ये रिस्की हो सकता है। नेक्स्ट है डायरिया के केस में अगर आप चेक करोगे तो बार बार वहाँ से स्टूल पास आउट हो रहा है। ठीक है, तो स्टूल पास आउट हो रहा है तो वहाँ पर आपको टेम्परेचर है वो रिलायबल नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसी सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना होगा, डायरिया के केस में भी नहीं करना है। नेक्स्ट है ना फिकल इम्पेक्टेड का मतलब है फिकल इम्पेक्शन। ठीक है, फिकल इम्पेक्शन
फीकल इन्फेक्शन का मतलब होता है प्रोलॉन्ग्ड कॉन्स्टिपेशन, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्स्टिपेशन। अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग टाइम तक रहे, स्टूल is impacted to the impacted on the रेक्टल म्यूकोजा, वहाँ पर स्टूल है वो रेक्टल म्यूकोजा से पूरी तरह से इम्पेक्टेड रहेगा, अडेयर रहेगा, इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, फीकल इन्फेक्शन। तो फीकल इन्फेक्शन की कंडीशन के अंदर में हमें नहीं करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कॉलन पूरी तरह से स्टूल से भरा हुआ है तो उस सिचुएशन के अंदर हमें टेम्परेचर है वो रिलायबल नहीं मिलेगा। तो ये सारे हैं हमारे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कि किस कंडीशंस के अंदर हमें रेक्टल टेम्परेचर है वो चेक नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। इन सारे मोस्ट कॉमनली यहाँ पे कार्डियक डिसऑर्डर की बात करें, ये तो चलो आपके दिमाग में वैसे भी आ जाएंगे, ठीक है, कि एक पेशेंट है उसका हेमोरेक्टोमी है, क्या रेक्टल टेम्परेचर चेक करोगे? नहीं करेंगे भाई, ठीक है। पेशेंट है उसको ग्लोटिंग डिसऑर्डर है, उसका रेक्टल टेम्परेचर नहीं करेंगे, फीकल इन्फेक्शन डायरिया केस में नहीं करेंगे। लेकिन कार्डियक डिसऑर्डर के अंदर दिमाग में नहीं आता है कि कार्डियक डिसऑर्डर में क्यों नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं करते, इसका रीज़न यहाँ पर ये है, MCQ आ सकता है यहाँ से कि ये क्या करती है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करती है, वेगल स्टिमुलेशन कोज करती है। जैसे ही आप थर्मामीटर इंसर्ट करोगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सिंपैथेटिक पार्ट है वो एक्टिवेट होगा, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो सिंपैथेटिक और वेगल स्टिमुलेशन होगा, और उसकी वजह से वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि कार्डियक वर्कलोड बढ़ेगा, उस वजह से हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस सिचुएशन को आपको काफ़ी ज़्यादा याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सिलरी टेम्परेचर। तो एक्सिलरी टेम्परेचर है वो कब चेक करना है? एक्सिलरी टेम्परेचर तब चेक करना है जब बाकी सारे टेम्परेचर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक्सिलरी टेम्परेचर हमने देखा था कि ये क्या है, ये एक थोड़ा सा कम रिलायबल होगा। कम रिलायबल का मतलब है सबसे पहले तो ये 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ओरली टेम्परेचर से क्या होता है, लेस। तो ये कितना हो गया, 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मिलेगा आपको, ठीक है। और ये लेस एक्यूरेट होता है, मैंने पहले ही बता दिया। और जब सारे मेथड कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कि भाई ओरल भी नहीं कर सकते हम, टिम्पेनिक भी नहीं कर सकते हम, रेक्टल भी नहीं कर सकते, उस सिचुएशन में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, जो बचता है आपका एक्सिलरी टेम्परेचर है, ठीक है। एक्सिलरी टेम्परेचर जब भी आप चेक कर रहे हो तो हमें ये ध्यान रखना है कि पेशेंट की जो आर्म पिट है, उस आर्म पिट के अंदर, यहाँ पर जो ये आर्म पिट है वहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई भी स्वेटिंग वगैरह, मतलब गीला नहीं होनी चाहिए। अगर ये आर्म पिट अगर गीली रहेगी तो सिचुएशन के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको देखने को मिलेगा कि जो टेम्परेचर की रीडिंग है वो आपकी गलत हो सकती है, ठीक है। और नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, यही इसका इंडिकेशन है, ठीक है। ये सेफेस्ट मेथड है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि अगर आप ओरल रेक्टल की बात करो, टिम्पेनिक की बात करो, तो आप डायरेक्टली इंटरनल ऑर्गन्स के टच में हो। ओरल चेक कर रहे हो, थर्मामीटर टूट गया, मरकरी अंदर चली गई, हो सकता है पेशेंट की जान का रिस्क हो जाए, यहाँ पर कुछ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टिम्पेनिक टेम्परेचर। तो आप इमेज यहाँ पर मैं ऐड करते हुए रखता हूँ, ऐड करके रखिए ताकि आपको क्लियर हो सके। अगर ये इमेज आ जाए डायरेक्टली आपके सामने, ये इमेज भी आ जाए तो भी आप घबराओ नहीं, बता दो एग्जामिनर को कि ये क्या हो रहा है। तो टिम्पेनिक टेम्परेचर है वो भी एक्सिलरी टेम्परेचर के जैसे ही होता है, ठीक है। तो एक्सिलरी टेम्परेचर और टिम्पेनिक टेम्परेचर है वो क्या होते हैं, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट लेस देन ओरल टेम्परेचर से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होते हैं, ये कम होते हैं, ठीक है। और जब भी हम किसी पेशेंट का ऑडिटरी टेम्परेचर चेक करने जा रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट की ऑडिटरी कैनाल के अंदर कोई रेडनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई स्वेलिंग नहीं होनी चाहिए, वहाँ से कुछ डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, और ना ही उसके अंदर कोई फॉरेन बॉडी होना चाहिए, ठीक है। ये सारे हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। अगर मान लीजिए पेशेंट की रेडनेस का मतलब हो गया कि इन्फ्लामेशन है, क्या है वहाँ पर, इन्फ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन के अंदर हम सब जानते हैं कि इन्फ्लामेटरी सिम्टम्स आते हैं, तो वहाँ पर रेडनेस है, हीट है, वो मिलेगी। तो अब अगर यहाँ पर आप पर्टिकुलर टिम्पेनिक पार्ट के अंदर अगर रेडनेस है तो यहाँ पे क्या होगा, जो टेम्परेचर की रीडिंग होगी वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको टेम्परेचर हाई मिलेगा लेकिन बाकी बॉडी टेम्परेचर है वो क्या है, नॉर्मल है। स्वेलिंग होगी तो पेशेंट है वो काफ़ी पेशेंट को ये जो टिम्पेनिक टेम्परेचर है वो क्या करेगा, काफ़ी इरीटेट करेगा। इरीटेट के साथ साथ ये क्या कर सकता है, पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा पेन भी दे सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। डिस्चार्ज अगर होगा वहाँ से, अगर ऑडिटरी कैनाल से अगर कोई डिस्चार्ज होगा तो वो क्या कर सकता है, आपकी फॉल्स रीडिंग कोज कर सकता है। फॉल्स रीडिंग, टेम्परेचर की रीडिंग है वो आपकी सही
नहीं आएंगी। और अगर आप फॉरेन बॉडी होते हुए भी अगर टिम्पेनिक टेम्परेचर चेक कर रहे हो तो जैसे ही आप टिम्पेनिक थर्मामीटर, जो कि आप इसमें देख पा रहे हो यहाँ पर, टिम्पेनिक थर्मामीटर इंसर्ट करोगे तो फॉरेन बॉडी और आगे चला जाएगा। ठीक है, टिम्पेनिक थर्मामीटर इंसर्ट करोगे तो और आगे वो आपका जो फॉरेन बॉडी है वो पहुंच जाएगा। उसके बाद आपको सर्जरी करके ही निकालना पड़ेगा। तो एक टेम्परेचर चेक करने के चक्कर में क्या कर दिया हमने, पेशेंट को सर्जरी के लिए बना दिया। तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है। नेक्स्ट वन है टेम्पोरल टेम्परेचर। जैसा कि टेम्पोरल टेम्परेचर है, ये है साथ के साथ आपने कोविड में देखा होगा, जहाँ भी कहीं भी अपन मॉल वगैरह, दुकान वगैरह, कोई बड़ी जगह जाते थे या कोई ऑफिस में जाते थे तो सबसे पहले ऐसे गार्ड होता था, वो यूँ थर्मामीटर लेकर के जो खड़ा होता था, तो वो भी टिम्पेनिक टेम्परेचर ही है या फिर टेम्पोरल आर्टरी का टेम्परेचर ही होता है। तो जब भी आप ये टेम्परेचर चेक कर रहे हो, टेम्पोरल आर्टरी टेम्परेचर चेक कर रहे हैं या फॉरहेड से टेम्परेचर चेक कर रहे हो, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट का जो फॉरहेड है वो ड्राई होना चाहिए, पसीना नहीं आया हुआ होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, अगर पसीना आया हुआ रहेगा तो सर जो टेम्परेचर है वो कम मिलेगा हमें। ठीक है, क्योंकि वो गीला रहेगा, गीला रहेगा तो रीडिंग ही नहीं आएगी, या रीडिंग आएगी तो वो फॉल्स रीडिंग होगी। तो ये इसके इंडिकेशंस हैं। और ये है आपका टिम्पेनिक आर्टरी थर्मामीटर है। तो ये आप अगर इमेज बेस भी आ जाता है, अगर इमेज बेस एमसीक्यू भी आता है तो भी आप यहाँ पे राइट क्लिक कर देना। ठीक है, आई होप आपको हेल्पफुल मिलेगी इन इमेजेस के थ्रू। थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर वीडियोस आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।